IPL 24 की टीम एनालिसिस और ऑक्शन एनालिसिस में सेकंड लास्ट टीम जो है उसका नाम है CSK। आज हम CSK की टीम एनालिसिस करेंगे और उनकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी क्या रही उसके बारे में बात करेंगे। स्क्वाड है वो भी 25 प्लेयर्स की है, जिसमें से 8 ओवरसीज प्लेयर्स हैं और इन लोगों ने जो जबरदस्त ऑक्शन में जो परचेजेस की हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रचिन रविंद्र और शार्दुल ठाकुर, डेरिल मिचेल, समीर रिजवी और मुस्तफिजुर रहमान। ये इन लोगों ने परचेज किए हैं। इन लोगों की जो स्ट्रेंथ टीम की है वो अंबाती रायडू के लिए इन्होंने समीर रिजवी को लिया है, जिसने अभी डोमेस्टिक में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और मेरे ख्याल से इसी वजह से उसको 8.4 करोड़ भी उन्होंने दिए। उसके बाद इन्होंने जो 2 जबरदस्त न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर्स को लिया है, रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल। इन लोगों ने वर्ल्ड कप में अभी जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था इसमें बिल्कुल तहलका मचा के रखा था और रचिन रविंद्र तो अभी टेस्ट मैचेस में भी बिल्कुल आग लगाए हुए हैं और बहुत ही जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस किया है। तो मेरे ख्याल से ये इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे ऑक्शन परचेजेस रहे हैं। इसमें इन लोगों ने लेकिन एक गड़बड़ कर दी है। गेराल्ड कोटजे जो साउथ अफ्रीकन बॉलर था उसको ये लोग परचेज नहीं कर पाए। उसने वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हालांकि इन लोगों की CSK की SA20 की लीग में इनकी टीम में ही है, लेकिन वो यहाँ CSK के लिए उसको परचेज नहीं कर पाए। इसका मेरे ख्याल से इन लोगों को काफी धक्का भी लगा होगा। 3.2 करोड़ रुपए तक के लिए उन्होंने उसके लिए बोली लगाई। फिर इन लोगों ने कोशिश की थी ये अलजारी जोसेफ के लिए भी, लेकिन अलजारी जोसेफ को भी ये 2.8 करोड़ तक ही बोली लगा पाए और उसके बाद नहीं कर पाए ये लोग। तो ये जो CSK के जो बिडर्स आते हैं ना, अब ये बिडर्स देखने में तो बिल्कुल साधु की तरह लगते हैं, लेकिन ये लोग बड़े घाघ हैं और मुझे तो ये लगता है कि ये लोग बिल्कुल हॉटलाइन इन लोगों का टच रहता है धोनी के साथ। जब ये ऑक्शन में बैठे रहते हैं ना तो सीधे इनको इंस्ट्रक्शंस वहां से मिलते हैं। खैर फ्लेमिंग तो रहता ही है वहां और मुझे नहीं लगता कि धोनी कोई इतना ज्यादा इंटरफियर करता होगा। धोनी तो पहले से इनको लिस्ट दे देता होगा कि मुझे तो ये प्लेयर्स चाहिए, ये लोग पहले ही डिस्कस कर लेते होंगे और फिर वो ऑक्शन में उसी हिसाब से जाते हैं। इनकी अगर हम टीम की बात करें तो ओपनर्स देखिए, इनके पास डेवोन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में समीर रिजवी, अजिंक्य रहाणे, MS धोनी खुद, शेख रशीद और अरावेली अवनीश, ये जो बच्चा है अंडर 19 वाला। फिर ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा, डेरिल मिचेल, मोइन अली, शिवम दुबे, निशांत सिंधु, अजय मंडल। फास्ट बॉलर्स में दीपक चहार, शार्दुल ठाकुर, सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे, मनीषा पतिराना, मुकेश चौधरी, राजवर्धन हिंगारकर और मुस्तफिजुर रहमान। फिर उसके बाद स्पिनर्स में महेश तीक्ष्णा, मिचेल सेंटनर और प्रशांत सोलंकी। उसके बाद देखिए इन लोगों ने इतनी श्रूडली अपना ऑक्शन किया है कि जैसे इन्होंने अंबाती रायडू के लिए समीर रिजवी को ले लिया, अंबाती रायडू जो इनका चला गया। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत ही इम्पैक्टफुल ऑलराउंडर्स लिए हैं, रचिन रविंद्रन और डेरिल मिचेल। ये दोनों जो हैं ये फास्ट बॉलिंग भी बहुत अच्छी खेलते हैं और ये स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत ही और यूजफुल फिर बॉलर्स भी हैं। तो ये जिस तरह की विकेट चेन्नई में बनती है या स्पिनिंग विकेट्स में, तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं दोनों के दोनों। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का जो टेम्परामेंट है, इन लोगों का जो मैनरिज्म है वो बिल्कुल CSK से मेल खाता है। मतलब कोई फ्लैम्बॉयंसी नहीं है इनमें और हवाबाजी जिसको कहते हैं ना वो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल डाउन टू अर्थ कूल हेड के साथ ये लोग खेलते हैं। कोई हवा में उड़ने वाला काम नहीं है इनका, कोई उछलने का काम नहीं है। चुपचाप आते हैं, अपना काम कर देते हैं। सारे प्लेयर्स CSK के ऐसे ही हैं। ये बिल्कुल न्यूजीलैंड वाले जो प्लेयर्स हैं ना वो CSK को बिल्कुल सूट करते हैं और इसी वजह से आप देखेंगे इसमें कितने सारे न्यूजीलैंड वाले हो गए। डेवोन कॉनवे हो गया, डेरिल मिचेल, रचिन रविंद्र, मिचेल सेंटनर, ये मतलब सारे न्यूजीलैंड वाले ही हो गए इसमें। आधे से ज्यादा तो मुझे लगता है कि ये वही हो जाएंगे। फिर इसके बाद इन लोगों ने ये जो बेन स्टोक्स को रिलीज किया है, तो बेन स्टोक्स की जगह इन्होंने एक नहीं अब 2 ले लिए और डेरिल मिचेल के लिए तो देखिए 13 करोड़ रुपए दिए। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब मुझे
मुझे तो काफी ताज्जुब हुआ था कि डेरिल मिचेल को इतना उसकी डिमांड होगी। हालांकि उतना आश्चर्य होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। जिस तरह से स्पिन को खेला है उसने, तो वो आईपीएल में तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि 3-4 मैचेस तो वो बिल्कुल जिताने की वो काबिलियत रखता है। और इसी तरह से रचिन रविंद्रन, ये देखना है इनको कि ये अपना ओपनिंग पेयर अपना ये डिस्टर्ब करते हैं या नहीं। लेकिन ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ जैसे अभी काफी दिनों से अनफिट चल रहा है, तो अगर ऋतुराज गायकवाड़ अनफिट रहता है तो फिर रचिन रविंद्रन और डेवॉन कॉनवे ओपन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और रचिन रविंद्रन ने तो दिखाया है कि वो मतलब किसी भी पोजीशन पे खेल सकता है, और खासतौर पे ओपनिंग में तो बहुत ही विस्फोटक है वो। तो इन लोगों की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो इनकी एमएस धोनी है। एमएस धोनी उस तरह का आदमी है, जैसे वो अंग्रेजी में एक कहावत है कि एनीबडी कैन विन अ हैंड बाय हैविंग एस किंग एंड क्वीन इन हिज बैग, बट द मास्टर शोज हिज क्लास बाय प्लेइंग एंड विनिंग विद ड्यूस। तो जिसको हिंदी में अगर कहा जाए ना, तो अगर कोई ताश खेलने वाला है तो अगर इक्का बादशाह बेगम अगर उसके हाथ में होंगे तो फिर तो कोई भी जीत लेगा गेम। लेकिन जो चैंपियंस होते हैं ना, वो दुक्की और तिक्की से अपने गेम जीतते हैं। तो एमएस धोनी उसी तरह का जादूगर है। तो अब जैसे पिछली बार आईपीएल जो इसने टाइटल जीता है, वो अगर टीम, मेरा दावा है कि वो टीम जो बाकी जो 9 टीमें हैं ना, उनके कप्तानों में से किसी को भी बोल दिया जाता कि हम तुझे 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो इस टीम के साथ खेलने ये वाला टूर्नामेंट, भाग जाते ये लोग, बिल्कुल भाग जाते कि भैया माफ करो। और एमएस धोनी ने उस टीम के साथ ये आईपीएल जीत के बताया है। बॉलर्स तो देखिए आप क्या थे इनके पास, कोई था ही नहीं बॉलर। तुषार देशपांडे, आकाश सिंह, इस तरह के बॉलर, मतीशा पतिराना बच्चा, फिर महेश तीक्षणा, मतलब ऐसे ऐसे बॉलर्स के साथ इसने टूर्नामेंट जीता है। ये मेरा दावा है कि बाकी कोई भी इनको अपनी टीम में जीतने के हिसाब से तो नहीं लेगा, वो टीम पूरी करने के लिए भले ले और पूरे के सारे नए बिल्कुल ऐसे ही लेके जिस तरह से किया है। तो एमएस धोनी इनकी सबसे स्ट्रांग कड़ी, फिर उसके बाद स्ट्रांग कोर ये लोग बना के रखते हैं हमेशा से। तो रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ भी अब पुराना हो गया है। दीपक चहार, कहने को उसकी हरकतें ठीक नहीं है लेकिन फिर भी है तो पुराना, और वो धोनी के डर से ही सही वो कर तो लेता ही है, कुछ ना कुछ तो करता है। फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स इनके पास अब तो बहुत जबरदस्त हो गए, पहले भी हालांकि कम नहीं थे। रविंद्र जडेजा और मोइन अली तो थे ही, लेकिन अब रचिन रविंद्रन और डेरिल मिचेल भी आ गए हैं। मिचेल सेंटर अपने आप में बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन उसको तो बेचारे को जगह ही नहीं मिलती है लिमिटेशंस होने की वजह से ओवरसीज प्लेयर्स की। कुल मिला के इनके पास टीम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। अब पिछली बार जो कमियां थी वो इन लोगों ने पूरी बराबर कर ली है। बीच में जो थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, जो डाउटफुल था, तो वो समीर रिजवी वगैरह की वजह से हो गया है। अब देखना है ये लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं नए बच्चे। देखिए ये हमेशा से ना कोर अपना ये बिल्कुल बना के रखते हैं, जिसमें कि एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, दीपक चहार, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। अब ये नई कोर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसीलिए इन्होंने ऐसे प्लेयर्स लिए हैं जो मतलब जो डाउन टू अर्थ रहते हैं, जो ये न्यूजीलैंड वाले जो प्लेयर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी ये छोड़ के जाने वाले हैं सीएसके को। और वैसे भी सीएसके के बारे में तो हमने सुना है कि एक बार जो खेल लेता है तो फिर वो दीवाना हो जाता है। कुल मिला के पिछली बार की जो इनकी कमियां थी टीम की, वो तो इन लोगों ने प्लग इन कर दी है। पहले तो कमजोर टीमों से भी ये जीतते रहे हैं और अब तो इनकी टीम भी बहुत स्ट्रांग हो गई है। देखना है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इनको थोड़ा सा ना फास्ट बॉलर्स देखने चाहिए थे। फास्ट बॉलर्स इनके पास अभी भी वही मतीशा पतिराना, तुषार देशपांडे, यही लोग हैं। अब ये धोनी तो इनसे काम करवा लेता है, लेकिन धोनी के जाने के बाद कैसे होगा काम? बाकी कोई कप्तान इनसे काम करवा पाए ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मतीशा पतिराना की फिटनेस का भी सवाल है, तो ये इन लोगों को इसी वजह से ये लोग अल्जारी जोसेफ और गेराल्ड कोर्से के पीछे काफी पड़े थे, लेकिन ये लोग ले नहीं पाए। और फिर अल्टीमेटली इनको वो रचिन रविंद्रन भी चाहिए था, डेरिल मिचेल भी चाहिए था, क्योंकि इनको मिडिल ऑर्डर की बैटिंग भी स्ट्रांग करनी थी, और ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी देखना था अगर उसकी फिटनेस कंप्रोमाइज होती है तो रचिन रविंद्रन एज एन ओपनर भी इनको चाहिए। तो कुल मिला के ये इस वजह से इनका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब इनकी टीम में मुझे सिर्फ एक फास्ट बॉलर की कमी नजर आती है, बाकी तो कुछ नहीं। अब ये जाएंगे, ये प्लेऑफ तक तो आराम से जाएंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन
इस पूरे आईपीएल में अब मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखती है। ऑन पेपर तो दिखती है, वो परफॉर्म कैसा करती है वो बाद में पता चलेगा। तो कुल मिला के सीएसके की टीम में एक्सपीरियंस भी है, यूथ भी है, इनके पास ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं, ओपनिंग बैट्समैन इनके पास अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर इनका ठीक ठाक हो गया है कि अब स्पिनर्स भी ये तो ठीक ठाक चला लेंगे काम। मिचेल सेंटनर है, जडेजा है, ये लोग काम कर देंगे। ऑलराउंडर्स में इनके पास शिवम दुबे भी है, और शिवम दुबे ने तो जैसा परफॉर्म किया था पिछली बार हम सभी को पता है। तो शिवम दुबे अभी लेकिन उसकी फिटनेस के बारे में कुछ खबरें आ रही हैं कि फिटनेस शायद उसकी गड़बड़ हो सकती है। अदरवाइज इन लोगों की ऑलराउंडर्स तो मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस और सीएसके में मेरे ख्याल से सीएसके के सबसे ही बढ़िया है। ऑलराउंडर्स की तो क्या गजब की लाइन लगाई हुई है इन्होंने। तो शिवम दुबे इनका बहुत बड़ा मैच विनर था पिछली बार, और इस बार भी उससे हमें काफी उम्मीदें हैं। बस देखना है कि उसकी फिटनेस कैसी रहेगी। फास्ट बॉलिंग में गड़बड़ है। फास्ट बॉलिंग में ये अगर लोगों ने गड़बड़ कर दी तुषार देशपांडे और पतिराना ने, तो इनको थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, जो कि इनको फिर बैटिंग से कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये अब इनके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि ये कर भी लेंगे। कुल मिला के ये टीम तो मुझे ठीक ठाक ही लगती है। मुंबई इंडियंस के बाद स्ट्रेंथ वाइज सीएसके मुझे अच्छी लगती है। देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस में भी मुझे प्लेऑफ तक की तो इनका कोई टेंशन नहीं है, बाकी तो अब आगे पता चलेगा ऑन द डे ये कैसा करते हैं, या किस्मत कितना साथ देती है, या सामने वाली टीम कितना खराब या बुरा खेलती है, देखेंगे हम। सीएसके के साथ तो हम भी हैं, हम भी चाहते हैं सीएसके फिर से जीते। हालांकि वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, मुंबई इंडियंस और सीएसके ही जीतते रहेंगे तो फिर थोड़ा सा एंटी क्लाइमेक्स टाइप का हो जाता है। लेकिन फिर भी हम कभी सीएसके के हारने के बारे में तो नहीं सोचते। तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है सीएसके की टीम कैसी है, इन लोगों के एक्विजिशंस कैसे रहे, या आपको क्या लगता है इनकी वीकनेस क्या है। सीएसके की प्रोबेबल 11 की अगर हम बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, डेरिल मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहार, तीक्षणा, मतीशा पतिराना, ये 11 मुझे लगते हैं। शार्दुल ठाकुर के ऊपर हमने कुछ ज्यादा डिस्कस किया नहीं अपने एनालिसिस में, क्योंकि वो तो देखिए सभी को पता है कि वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है, लेकिन वो यूटिलिटी प्लेयर है, तो वो इसको खिलाएंगे। हालांकि मतलब यूटिलिटी तो है उसकी शार्दुल ठाकुर की, लेकिन वो क्या है कि कभी कभी थोड़ा सा ऑफ कलर हो जाता है। पिछली बार कोई बहुत ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही केकेआर में, शायद इसी वजह से केकेआर ने उसको रिलीज कर दिया होगा। जबकि वो आईपीएल में तो मतलब ठीक ठाक कर लेता है, पिटते पिटाते भी उसको विकेट भी मिल जाते हैं। भले उसने रन कभी नहीं बनाए, लेकिन वो विकेट निकाल लेता है, वो ठीक है जैसा भी है। तो वो एक यूटिलिटी प्लेयर तो है, कहने को वो ऑलराउंडर है। हालांकि उसकी बैटिंग हमने सिर्फ एक ही बार देखी है, पिछली बार जब 60-65 रन बनाए थे उसने। अदरवाइज उसकी बैटिंग की तो कभी हमने कोई ऐसी परफॉर्मेंस देखी नहीं है ज्यादा। कुल मिला के ये 11 मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब इसमें डेरिल मिचेल तो खैर मुझे लगता है कि पूरे 15 मैचेस खेलने वाला है। अब देखना है कि ये समीर रिजवी को कहाँ फिट करेंगे। हालांकि है तो वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन, लेकिन T20 में कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अगर कोई मेकशिफ्ट ओपनर भी बना दें, और खासतौर पे जो कि एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। तो अब ये तो धोनी के ऊपर है, और धोनी तो कुछ भी कर सकता है। बाकी टूर्नामेंट शुरू होने के बाद देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, आजकल पूरी दुनिया में क्रिकेट इतना ज्यादा हो रहा है कि कब कौन सी न्यूज आ जाए, कब किस टीम में कौन सा चेंज हो जाए, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो ये वीडियो एक्चुअली अभी तक हम जो रिकॉर्ड कर चुके थे, उसके बाद हमको रिसेंटली पता चला कि डेवॉन कॉनवे के हाथ के अंगूठे में चोट लग गई है, और वो फिलहाल अपनी न्यूजीलैंड की टीम से बाहर है। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब ये लग रहा है कि शायद डर तो ये है कि वो पूरे आईपीएल से ही बाहर हो जाए, नहीं तो कम से कम फर्स्ट हाफ ऑफ आईपीएल से तो जरूर बाहर हो जाएगा। तो ये सीएसके के लिए बहुत बड़ा धक्का है। अब धक्का तो है, लेकिन इसी के लिए तो फिर टीमें तैयार करती है ना, अपने जो बेंच स्ट्रेंथ को तैयार करती है। तो अब इसको कह सकते हैं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि मतलब हो सकता है रचिन रविंद्रन के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी हो, प्लस सीएसके के लिए भी कुछ हो सकता है बेटर हो जाए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि डेवॉन कॉनवे अगर फर्स्ट हाफ में या पूरे आईपीएल में अगर नहीं खेलता है, तो फिर उस केस में ये होगा कि रचिन रविंद्रन तो पक्का ही पक्का खेलेगा।
और अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना जो गायकवाड़ है शायद ये पूरा आईपीएल अभी तक तो खेल सकता है। अभी तक इसकी इंजरी का मतलब ऐसा कोई डर नहीं बताया गया है, तो मतलब ये फिट है खेलने के लिए। तो अब रचिन रविंद्रन और ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे ओपन, और अगर ऋतुराज गायकवाड़ की इंजरी वापस कभी होती है या कुछ होता है, उस केस में फिर सीएसके को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मुझे फिर लगता है कि उस केस में अजिंक्य रहाणे से ओपन करवाना चाहिए। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शिवम दुबे को ओपन करवा देना चाहिए, लेकिन शिवम दुबे को मुझे नहीं लगता कि सीएसके ओपन करवाएंगे। उसका रोल वही रहेगा जो पावर प्ले के बाद आके और वो जो बीच में स्पिनर्स वगैरह जो आते हैं उनकी ठुकाई पिटाई करने के लिए और छक्के मारने के लिए उसको यूज किया जाता था, उसको वही यूज किया जाएगा। तो डेवन कॉनवे के तो अब ये फिट होने का इंतजार करेंगे, और तब तक रचिन रविंद्रन की सीएसके की टीम में जगह पक्की हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, ठीक है, एक बहुत अच्छा खेलने वाला प्लेयर जो कि पिछले साल के फाइनल में आपका मैन ऑफ द मैच भी रहा हो और कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, अगर ऐसा प्लेयर बाहर होता है तो फिर जरूर थोड़ा सा परेशानी तो होती है, क्योंकि देखिए वो ही इज अ वेरी काम एंड कलेक्टेड बैट्समैन। वो घबराता नहीं है और वो उसको अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना बहुत अच्छी तरह से आता है, और वो सीएसके के रंग में अच्छी तरह ढल चुका था। तो अब रचिन रविंद्रन उस हिसाब से नया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको ज्यादा परेशानी होगी। तो वैसे भी वहां सीएसके में माही जो है वो सभी को कंफर्टेबल करने के लिए उस्ताद है। तो मुझे लगता है कि अब यही चेंज होने वाला है, और डेवन कॉनवे के आने का तो हम इंतजार करेंगे ही करेंगे। और इसी तरह से और भी बहुत सारी टीमों में बहुत कुछ अभी चेंज हो सकता है, तो देखेंगे जैसा जो आएगा उस हिसाब से हम बात करेंगे उसके बारे में। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।